हाँ बोलो बेटा यशी, ये ऋषि, सॉरी ऋषि, कौन कौन से फैक्टर्स थे बेटा? व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स दैट इफेक्ट द टेम्परेचर। टेम्परेचर था। 5 फैक्टर्स है। एक टेम्परेचर होता है, और टेम्परेचर के हिसाब से कैसे होता है? अगर टेम्परेचर को देखें तो टेम्परेचर के साथ बेटा कंडक्टेंस कैसे इफेक्ट होती है? अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा ऋषि? अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? मान लो इसके अंदर आयंस है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या होगा ये ऋषि बताओ? यस, क्या इफेक्ट पड़ना चाहिए बेटा? अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है? दो फैक्टर्स जुड़े हुए थे टेम्परेचर के साथ। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, है ना, टेम्परेचर बढ़ाने से बेटा क्या इफेक्ट पड़ेगा? सबसे पहले क्या होगा? अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया यानी हीट किया, तो अगर बेटा आयंस के बीच में देखें तो आयंस के बीच में आपस में क्या होगा? कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताया था आपको? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस, क्या बोलते हैं ऋषि उसको? व्हाट इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? हाँ बताओ यश, बताओ कौन सा फोर्स है इन दो आयंस के बीच में? इंटरमॉलिक्यूलर। वो इंटर आयोनिक है बेटा, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स नहीं है, यहाँ पर बेटा क्या है? आयंस है, देयर आर आयंस, और आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उसको नाम बोलेंगे हम इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे सोडियम केटायन है, एक केटायन है एक एनायन है, तो अपोजिटली चार्ज है ना, बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा, इसी फोर्स को बोलते हैं इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बेटा इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होना चाहिए? ये फोर्स कम होगा या ज्यादा होगा? बोलो, अगर हाँ, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा ऋषि? बाकी बच्चे भी बता सकते हैं बेटा। योगेश, योगेश बेटा रिप्लाई करो, इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया है? तो टेम्परेचर भी बढ़ाने के क्या असर पड़ता है इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर? कम होगा या ज्यादा होगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा, है ना। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा आपस में इन दोनों के बीच में सोडियम आयन, सोडियम केटायन मतलब, और क्लोराइड का जो ये आयन है, इन दोनों के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो इसका मतलब बेटा क्या हुआ? आयंस, दोनों आयन आसानी से मूव कर सकते हैं। श्रेयांश, आयंस बेटा आसानी से अगर मूव कर रहे हैं तो कंडक्टेंस की वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? इफ द आयंस आर इजी कैन इजीली मूव, देन द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स, कंडक्टेंस क्या हो जाएगी इलेक्ट्रोलाइट की? बोलो, कंडक्टेंस इंक्रीज। इंक्रीज करेगी, है ना बेटा। तो ये आपने पढ़ा है कि टेम्परेचर जब भी बढ़ाते हैं बेटा, अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें, ठीक है, जिसमें हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया है, और अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो हम देखेंगे उनके कंडक्टेंस की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी? इट विल इंक्रीज। तो उसमें एक तो ये वाला फोर्स है इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा एक और फैक्टर था ऋषि, क्या था? अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो वहां पर आता है डिसोसिएशन। तो अगर बेटे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर भी बढ़ाने से डिसोसिएशन पे क्या फर्क पड़ता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑन डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट? अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिसोसिएशन क्या है? तानिया, क्या है बेटा डिसोसिएशन? इस वर्ड का मतलब क्या है, डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट? डिसोसिएशन का मतलब
आयन से ब्रेक डाउन होगा। आयन में ब्रेक डाउन होगा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर बेटा डिसोसिएशन कैसा होता है नॉर्मली अगर देखें तो, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा ये चीज बताते हैं आपको। ये देखो इस तरीके से डिसोसिएट होगा। लेकिन बेटा मैंने बताया था आपको कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है योगेश, वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर बेटा पूरी तरीके से कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा नॉर्मली। तो जैसे मान लो अभी ये रिएक्शन हमने लिखा कि ये H पॉजिटिव और CH3CO नेगेटिव आयन में डिसोसिएट हो गया, लेकिन कभी भी बेटा नॉर्मल कंडीशंस की अगर बात करें तो पूरी तरह से कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का। तो फिर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बेटा क्या होगा बताओ ऋषि, क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया हमने और ये डिसोसिएशन इसका मान लो 10% हुआ है, अभी 10% हुआ है 20% कुछ भी कंडीशन लेते हैं, अब आपने टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज कर दिया ऋषि, तो व्हाट विल हैपन, ये डिसोसिएशन बढ़ेगा या कम होगा बताओ। टेम्परेचर के बढ़ने के साथ बेटा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स अब कम होने की गुंजाइश तो है नहीं। योगेश रिप्लाई करें बेटा जल्दी। डिसोसिएशन टेम्परेचर के साथ हमेशा, हाँ बोलो यश बताओ, इंक्रीज करता है। और अगर सोचो अगर डिसोसिएशन बढ़ गया तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बेटा क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ आयंस इसके अंदर। अगर मैं करूं यहाँ पर जैसे मान लो पहले इतने आयंस थे, अब बढ़ जाएंगे आयंस। जब आयंस बेटा बढ़ जाएंगे तो उसकी वजह से आयंस की संख्या अगर काउंटिंग बढ़ती है तो उससे कंडक्टेंस की वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंक्रीज करेगी डिक्रीज। हाँ यश बताओ बेटा, इंक्रीज होगा। अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए आपके, पहले 2 की वजह से कंडक्टेंस हो रही थी, अब आपके 4 6 ऐसे करके बढ़ गए, मान लो काउंटिंग जितने ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, पहले 10% हो रहे थे, 10% आयंस थे, अब आपके 20% 30% 100% तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बेटा इस टेम्परेचर के बढ़ाने की वजह से क्या हुआ है, डिसोसिएशन भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। अगर टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो डिसोसिएशन भी बढ़ेगा, और डिसोसिएशन भी बढ़ेगा, इंटरआयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कंडक्टेंस हमेशा क्या होती है, किसी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से, इंक्रीज करने की वजह से बेटा इंक्रीज करेगी। ठीक है श्रेयांश, आगे बेटा समझ में, ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टेम्परेचर। बोलो प्राची, आया बेटा समझ में, रिप्लाई करें जल्दी जल्दी। कहां पर, यस सर। अच्छा ये वाला, ठीक है। तो बेटा ये फर्स्ट फैक्टर हुआ हमारा टेम्परेचर। इसी तरीके से बहुत सारे फैक्टर्स आपको कल बताए थे, 5 फैक्टर्स होते हैं बेटा। सेकंड वाला बताया था नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसका क्या मतलब था बेटा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर कैसे इफेक्ट बताया जाता है, इसका क्या मतलब है। इलेक्ट्रोलाइट बेटा कितने टाइप के हो सकते हैं, दो टाइप के हो सकते हैं, और दोनों के नेचर पर डिपेंड करेगा। मतलब कि बताओ बोलो, अभी भी बोल के ही चुप जाता हूं मैं, कल भी देखा था, कई बार बताया आपको, अब तो सबको याद हो गया बेटा। कंडक्टेंस की वैल्यू किसकी ज्यादा होती है, अगर हम देखें तो 2 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स में, एक है हमारे वीक, एक है स्ट्रॉन्ग। तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो बेटा क्या होगा, इसकी कंडक्टेंस क्या होगी, 100% डिसोसिएशन होता है तो कंडक्टेंस की वैल्यू क्या बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और ऑन द अदर हैंड वीक इलेक्ट्रोलाइट पे बेटा क्या होता है, क्योंकि डिसोसिएशन पूरी तरह से नहीं हो पाता है, तो इसीलिए बेटा उनका कंडक्टेंस की वैल्यू भी क्या रहेगी, उनकी कम रहेगी। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंडक्टेंस की वैल्यू बेटा क्या रहेगी, कम रहेगी। नेचर पर डिपेंड करता है बेसिकली, है ना। अगर वीक है तो उसकी कंडक्टेंस की वैल्यू कम हो गई, और अगर स्ट्रॉन्ग है तो ज्यादा। ठीक है बेटा, आरएससी ठीक है बेटा, समझ में आया इतना। 2 फैक्टर्स हमने पढ़ लिए हैं, फर्स्ट टेम्परेचर हो गया हमारा,
एक बेटा टेम्परेचर है और दूसरा हमारा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों क्लियर हो गए। इसके बाद बेटा देखो और बताया था एक और फैक्टर कल, ये दो फैक्टर क्लियर हुए। थर्ड अपना कौन सा था? नोट्स किसके पूरे हो गए बेटा? नोट्स भी खोल सकते हैं, नोट्स ओपन करके रखा करो। थर्ड फैक्टर बेटा क्या है बताओ? Size of ions produced and their solvation. Size of ions and their solution. आयंस की साइज का बेटा क्या इफेक्ट पड़ेगा? साइज ऑफ आयंस एंड देयर सॉल्यूशन। तो बेटा साइज का क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये देखो दो बीकर लेते हैं हम, दोनों में समझने की कोशिश करते हैं। एक में इस तरीके से मैंने डिनोट किया है, इस तरह के आयंस है बेटा, ये साइज है इनका, और एक में साइज आपका इंक्रीज है। क्या इफेक्ट दिखेगा बताओ? इसमें कंडक्टेंस ज्यादा होगी, इसमें कम होगी। ये बेटा देखो ये साइज इसमें कम दिख रहा है आपको। अगर साइज कम है तो कंडक्टेंस क्या होगी? साइज ज्यादा है तो कंडक्टेंस की वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? बताओ बेटा, कौन बताएगा जल्दी से? कल एक्सप्लेन किया था आपको अच्छे से। बोलो। क्या होगा अगर बेटा साइज कम होता है तो दिशा क्या होगा बेटा? कंडक्टेंस ज्यादा होगी। हाँ, कंडक्टेंस बेटा ज्यादा होगी, क्योंकि देखो एक्चुअल में इसमें क्या रीजन आपको देखना है, इनका साइज कम होने की वजह से बेटा आपस में इनका कोलिजन, इनके कोलिजन होने के चांसेस बहुत कम है एज कंपेयर टू द लार्जर साइज, है ना ऋषि? ठीक है, तो अगर बेटा कोलिजन कम होगा तो मैंने आपको कहा था जितना मूवमेंट आसानी से होगा किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, बेटा याद रखो ये चीज समझ लो कि आयंस जितना आसानी से मूव करें, आयंस जितना आसानी से मूव करेंगे यानी उनको जितनी कम रेजिस्टेंस मिलेगी, उनको जितना कम रुकने में दिक्कत आएगी, उतना ही ज्यादा कंडक्टेंस की वैल्यू होगी, है ना? ठीक है ऋषि? तो बेटा अगर साइज कम है तो आयंस कैन मूव इजिली, यस और नो? आयंस आसानी से मूव कर सकते हैं, और आयंस आसानी से मूव करेंगे तो कंडक्टेंस की वैल्यू बहुत ही सिंपल चीज है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई समझने का इतना वो नहीं है। फटाफट आप आंसर करो कि यहाँ पर अगर बेटा साइज कम है, इफ साइज इज लेस देन कंडक्टेंस विल इंक्रीज, और अगर साइज की वैल्यू बढ़ा दी हमने, इफ साइज इंक्रीज, साइज ऑफ आयंस, देन कंडक्टेंस की वैल्यू बेटा क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, डिक्रीज। तो हो गई साइज बेटा समझ में। अब अगला पॉइंट इसमें एक और दिया हुआ है, सॉल्वेशन। तो सॉल्वेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है? बोलो बेटा, सॉल्वेशन का बताओ, जब तक मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। सॉल्वेशन का इफेक्ट बताएं। सॉल्वेशन का मतलब बताओ पहले बेटा क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्वेशन? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी किसके अंदर? किसकी सॉल्युबिलिटी किसके अंदर? ये भी बोलो। सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी सॉल्यूशन के अंदर। और इलेक्ट्रोलाइट आपका क्या है? इलेक्ट्रोलाइट के तो बोल ही नहीं रहे आप, सॉल्वेंट का कैसे आ गया? बेटा सॉल्युबिलिटी का मतलब अलग चीज हो गई। मैंने कहा था सॉल्वेशन बिल्कुल वैसा ही है जैसे सॉल्युबिलिटी हम कहते हैं, लेकिन डिफरेंस है बेटा दोनों में। जैसे सॉल्वेशन का बेटा मतलब हुआ, एक बार स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा, बेटा जितना, देखो सॉल्वेशन का मतलब होता है बेटा, कल मैंने बताया था आपको कि आयंस जो हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स में यानी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के साथ कितना इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे मैंने मान लो यहाँ पर NaCl आयन है, तो
खाली NaCl आयन नहीं है इसके अंदर, आपने वाटर के अंदर लिया तो यहाँ पर बेटा वाटर के भी तो आयन्स हैं। अब ये वाटर के जो आयन्स हैं या वाटर जैसे H2O प्रेजेंट है तो इसके साथ बेटा इसका कितना कॉम्बिनेशन होता है, इन वाटर के मॉलिक्यूल के साथ इन आयन का कितना कॉम्बिनेशन हो रहा है, उसको बोलते हैं सॉल्वेशन। ठीक है ऋषि, सॉल्वेशन का मतलब क्या है, द combination of the ions of electrolyte with the molecules of solvent, it is known as solvation। अब सॉल्वेशन बेटा अगर मान लो बढ़ता है, सॉल्वेशन अगर बढ़ता है यानी कि एक्चुअल में क्या हो जाएगा राजी, एक्चुअल में क्या होगा, अगर हम बोले सॉल्वेशन ज्यादा हो गया तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ज्यादा आयंस यानी NaCl के जैसे आयंस हैं तो NaCl के आयन क्या हो रहे हैं, H2O के मॉलिक्यूल के साथ मिल रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। और जब ऐसा होगा तो बेटा फ्री आयंस की संख्या क्या हो जाएगी, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर, इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हमारे पास फ्री आयंस की संख्या क्या होगी, काउंटिंग कम होगी या ज्यादा होगी। जब कंबाइन होते चले जाएंगे तो क्या होगा, वाटर के साथ कंबाइन हो गए, मान लो 20% कंबाइन हो गए, टोटल में से 100 में से 20 आयंस बेटा जो थे वो H2O के साथ, वाटर के साथ मिलकर, सॉल्वेंट के साथ मिलकर कंबाइन होके हो गए। तो अब बेटा कंडक्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम देख रहे हैं। तो कंडक्टेंस की का इफेक्ट किस पर पड़ता है, आयंस की संख्या के ऊपर पड़ता है और कितना आसानी से मूव कर रहे हैं। तो ऋषु पहले बेटा 100 फ्री आयंस थे, अब फ्री आयंस की संख्या कितनी रह गई, कम हो गई, बोलो काउंटिंग कम हुई या नहीं, ताने कम होगी बेटा काउंटिंग, फ्री आयंस जो आसानी से मूव कर पा रहे थे, पहले 100 मूव कर रहे थे, अब 20% तो बेटा कंबाइन हो गए वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ, तो रिमेनिंग कितने हैं, 80% बचे या 80 बचे, कम हुए ना पहले से, पहले 100 मूव कर रहे थे, हाँ पहले 100 मूव कर रहे थे बेटा फ्रीली, अब सिर्फ 80 कर रहे हैं। तो कंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो गई हमारी, जब आयंस, फ्री आयंस जो थे उनकी काउंटिंग बेटा कम हुई तो कंडक्टेंस की वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, साफ साफ दिख रहा है, कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, दिशा डिक्रीज होगी, यस इन सर। सॉल्वेशन, है ना मानसी, ठीक है बेटा। तो ये बात आपको यस याद रखनी है, जब कभी हम सॉल्वेशन बढ़ाएंगे या सॉल्वेशन बढ़ता है तो उसका बेटा क्या इफेक्ट होगा, इफ वी इंक्रीज द सॉल्वेशन, ठीक है, सॉल्वेशन इज इंक्रीज देन कंडक्टेंस विल डिक्रीज। ये फैक्टर बेटा सबको समझ में आया, ठीक है। सॉल्वेशन अगर बढ़ रहा है, डिक्रीज कर रही है, और साइज का भी पता है आपको, अगर साइज डिक्रीज कर रहा है तो भी कंडक्टेंस क्या हो रही है, इंक्रीज करेगी, साइज कम होगा तो इंक्रीज करेगी, साइज ज्यादा है तो कंडक्टेंस डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो ये बेटा फैक्टर्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 फैक्टर्स मैंने आपको बताए। आगे बेटा समझ में सबको, जूही रिप्लाई करें आगे, और कौन कौन से फैक्टर्स है बताएं, 2 फैक्टर्स और है बेटा, नेक्स्ट फैक्टर बताओ बेटा, और कौन सा फैक्टर है, अगला बेटा फैक्टर है अपना कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये आपने नहीं पढ़ा अभी तक। अच्छा एक नेचर वाला करा दे पहले, नेचर एंड विस्कोसिटी, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर एंड विस्कोसिटी, उस पर क्या डिपेंड करेगा। अब देखो बेटा अगला फैक्टर है जो हमने सॉल्वेंट लिए उसकी नेचर पर भी डिपेंड करता है, 4th फैक्टर, नेचर एंड विस्कोसिटी,
सॉल्वेंट। अब नेचर का क्या मतलब है, यहाँ पर नेचर का मतलब देखेंगे। तो जनरली बेटा सॉल्वेंट दो टाइप की नेचर हो सकती है, आपने पढ़ा है सॉल्यूशन चैप्टर में भी ऋषि। पोलर सॉल्वेंट भी होते हैं और नॉन पोलर भी हो सकते हैं, दो टाइप के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, है ना, दो टाइप के हो सकते हैं, एक पोलर हो सकते हैं और एक नॉन पोलर। इसका क्या मतलब है पोलर बेटा, पोलर और नॉन पोलर का मतलब क्या होता है, सिंपली जैसे वाटर है, वाटर को कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल है, HCl है। इनके अंदर बेटा क्या होता है, इन मॉलिक्यूल्स के अंदर बेटा क्या होगा, मानसी क्या चीज बेटा जनरेट होती है, पोलर का मतलब क्या है, पोलैरिटी सर जनरेट हो दोनों जाए। चार्ज रहेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज हाँ रहेंगे। वही वही बेटा, पोलैरिटी जनरेट होती है, लेकिन वो पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट नहीं होते, सिर्फ डाइपोल बनता है बेटा उसमें। क्या होता है, सिर्फ एक डाइपोल मूवमेंट होता है, 11th क्लास में पढ़ा था ना, देखो याद करो, पोलैरिटी बेटा जनरेट हो जाएगी। तो मतलब एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा एक बार पार्शियल नेगेटिव, लेकिन मॉलिक्यूल में अलग अलग नहीं हुआ है। आप ये नहीं बोल सकते कि पॉजिटिव अलग हो गया नेगेटिव अलग हो गया, नहीं बेटा, वो उसके अंदर एक टेम्परेरी एक तरह का डायपोल मोमेंट क्रिएट होता है। तो इस तरीके से जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, तो एक्चुअल में क्या है, वाटर के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, ये देखो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया इस पर और हाइड्रोजन के ऊपर बेटा पार्शियल पॉजिटिव। इसी तरीके से अगर HCl की बात करेंगे तो इसमें भी ऐसे ही होता है, H पार्शियल पॉजिटिव और क्लोराइड के अंदर पार्शियल नेगेटिव, तो पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो जनरली आपको पता है वाटर, मैंने आपको बताया वाटर है, HCl है, ठीक है, कई सारे ऐसे कंपाउंड हैं, ठीक है, जो पोलर होंगे। अब बेटा सॉल्यूशन चैप्टर में आपने देखा था नेचर का, देखो क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब इलेक्ट्रोलाइट के अंदर बेटा आयंस है, ऋषि क्या है, आयंस है, और ये आप देख रहे हो कि आयंस का मतलब है इनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज है। अब जैसे केटायन है तो पॉजिटिव चार्ज है और एनायंस के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, यस ठीक है बेटा। तो अब देखो समझने की कोशिश करना आप, जैसे मान लो Na पॉजिटिव आयन है और Cl नेगेटिव आयन है, और यहाँ पर बेटा अगर मान लो आपने वाटर के अंदर कंबाइन किया, अब इनके अंदर पहले से पोलैरिटी है। अगर जो सॉल्वेंट आपने लिया है वो बेटा पोलर सॉल्वेंट लिया है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, पोलर सॉल्वेंट के अंदर इलेक्ट्रोलाइट आसानी से आयोनाइज होगा, या उसका एक तरीके से बोले डिसोसिएशन ज्यादा होगा, आसानी से आयोनाइज हो जाएगा। कैसे नीचे ऐसे देखो, जैसे मान लो अगर कोई बेटा NaCl है या कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, अब आप देखो वो कहते हैं कि जैसे मान लो आपने पढ़ा इंड्यूस्ड डायपोल का मतलब समझते हैं, इंड्यूस्ड डायपोल पोलैरिटी जनरेट होगी एक को देखकर दूसरे के अंदर। जैसे चौक है, अगर दो चौक ले लें हम, ये देखो बेटा एक ये वाटर मॉलिक्यूल है, देखना ये पोलैरिटी इसके अंदर जनरेटेड है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अब ये इलेक्ट्रोलाइट है, इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर बेटा केटायन है अभी, लेकिन अभी अलग अलग नहीं हुए हैं पूरी तरह से, ठीक है दिशा। तो अब मान लो बेटा इसके कांटेक्ट में आने के बाद, यानी वाटर में इसको मिक्स करने के बाद क्या देखोगे आप, जैसे ही आपने इस इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डाल दिया, तो क्योंकि वाटर एक बेटा क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है, इसके अंदर पहले से पोलैरिटी जनरेटेड है, तो इसके अंदर बेटा जो आयंस का डिसोसिएशन है वो ज्यादा होगा, बढ़ जाएगा, है ना। पॉजिटिव चार्ज अलग होने की कोशिश करेगा, नेगेटिव चार्ज अलग होने की कोशिश करेगा, इसी को तो बोलेंगे आयोनाइजेशन। यस और नो, समझे बेटा मेरी बात वंशिता। तो पोलर मॉलिक्यूल होने की वजह से किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन बेटा क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये बात समझ में आई, बोलो यस और नो। तानिया आया बेटा समझ में। हम क्या बोल सकते हैं कि अगर आपका देखो कोई इलेक्ट्रोलाइट अगर पोलर सॉल्वेंट के अंदर डाल रहे हो, जैसे आपने H2O के अंदर डाला या HCl के अंदर डाला, तो बेटा इस तरह की अगर आप सॉल्वेंट लोगे तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन ज्यादा होगा, आयोनाइजेशन ज्यादा होगा, ज्यादा आयोनाइजेशन होगा तो आयंस ज्यादा बनेंगे, मतलब कि कंडक्टेंस क्या हो जाएगी,
व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन कंडक्टेंस? इंक्रीज करेगी। जब आयंस बढ़ गए तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? सिंपल इंक्रीज करनी चाहिए वंशिता, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब है आप ये लिखोगे बेटा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट का मतलब क्या है? इफ देयर इज ए पोलर सॉल्वेंट, अगर बेटा कोई पोलर सॉल्वेंट होगा, इस पोलर सॉल्वेंट के अंदर क्या होगा? कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी बेटा? कंडक्टेंस विल इंक्रीज। अगर आपने पोलर सॉल्वेंट लिया तो कंडक्टेंस बढ़ेगी, और अगर नॉन पोलर लोगे तो बेटा क्या होगा श्रेयांश? अगर हमने एक नॉन पोलर लिया एक पोलर लिया तो कंडक्टेंस की वैल्यू किस में ज्यादा है? अगर आप कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लो, ठीक है, बेंजीन ले लो जैसे, ठीक है, तो उसके अंदर क्या देखोगे? कंडक्टेंस की वैल्यू बेटा क्या होगी? कम होगी कंपैरिजन में, ठीक है। आ गया समझ में सबको? सुजाता आया बेटा समझ में? इसी के अंदर फिर सेकंड फैक्टर है, ठीक है, इसी के अंदर बेटा फिर सेकंड फैक्टर देखो, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी भी कल पढ़ा था हमने, जल्दी से किसको याद है बताएंगे जल्दी। विस्कोसिटी का क्या इफेक्ट होगा बेटा? कि विस्कोसिटी इज ग्रेटर, अगर हम कहें किसी सॉल्वेंट की विस्कोसिटी ज्यादा है, अगर हमने विस्कोसिटी ज्यादा बोली तो विस्कोसिटी के बढ़ने से प्रथमेश क्या इफेक्ट पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस के ऊपर? ऋषि क्या इफेक्ट पड़ेगा? कंडक्टेंस डिक्रीज करेगी, हाँ ठीक है ऋषि, डिक्रीज करेगी, गुड। तो विस्कोसिटी अगर आप बढ़ा रहे हो सॉल्वेंट की तो बेटा डिक्रीज, सॉरी यहाँ कंडक्टेंस की, कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? डिक्रीज। आगे बेटा समझ में सिंपल है, आपने क्योंकि इसका भी रीजन सिंपल है। विस्कोसिटी का मतलब बेटा क्या है दिशा? विस्कोसिटी का मतलब क्या हुआ? जो आयंस मूव कर रहे हैं वो अब आसानी से मूव नहीं करेंगे। अगर विस्कोसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है? अगर मरकरी की बात करें और वाटर की बात करें तो वाटर की बेटा थिकनेस कम है ना, तो वाटर की थिकनेस कम होने की, है ना, वाटर की थिकनेस कम होने की वजह से, विस्कोसिटी कम होने की वजह से आयंस आसानी से मूव कर रहे थे। अब जब आपने मरकरी ले लिया या कोई और ऐसा सॉल्वेंट ले लिया जिसकी विस्कोसिटी की वैल्यू ज्यादा है, तो फिर क्या होगा? मूवमेंट बेटा क्या होगा? हिंडर होगा, मूवमेंट रुकेगा, उतनी आसानी से नहीं होगा एज कंपेयर टू द वाटर। तो फिर क्या होगा? जब आयंस मूव ही नहीं कर पाएंगे आसानी से तो फिर क्या होगा? कंडक्टेंस की वैल्यू हमेशा डिक्रीज करेगी, सिंपल, डिक्रीज ठीक है, गुड बेटा। आ गया सबको समझ में 4 पॉइंट? यस सर। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अब बताऊंगा मैं आपको, इसके अगला नेचर हो गया, विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट हो गया, इसके बाद है कंसंट्रेशन, और ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम, ठीक है। तो कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है? सबसे पहले बेटा हम ये देखते हैं कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ। अगर मैं आपसे कहूं इफ वी टॉक अबाउट कि कंसंट्रेशन बताओ, जैसे मान लो अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट को हम वाटर में लेते हैं बेटा, तो उसकी कंसंट्रेशन का मतलब बेसिकली हुआ क्या? क्या बोल सकते हो आप दूसरे वर्ड्स में? क्योंकि यहां पर आपका सॉल्वेंट बेटा क्या है? सॉल्वेंट क्या ले रहे हो आप? वाटर ले रहे हो फॉर एग्जांपल ज्यादातर, और इलेक्ट्रोलाइट बेटा आपका कैसे आ रहा है? इलेक्ट्रोलाइट एक सॉल्यूट की तरह है ना, बोलो यस और नो? यस सर। जब इलेक्ट्रोलाइट है तो इसकी कंसंट्रेशन का क्या मतलब हुआ? अगर मैं कहूं कि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, फिफ्थ फैक्टर, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अब एक सॉल्यूशन लेते हैं, जैसे मान लो ये मैंने एक एग्जांपल लिया, एक फिगर लिया, इसके अंदर बेटा मैं ले रहा हूँ कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लेता हूँ, कोई सा भी ले लेता हूँ, NaCl, KCl, कोई भी जो आपको ठीक लगे, ये मैंने लिया, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर
अगर मैं कहूँ यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है फॉर एग्जांपल, है ना, मोलैरिटी के अंदर मेजर करते हैं मान लो, तो 1 मोलर कंसंट्रेशन अगर मैं बोलूँ अभी ऐसी है, तो इसका मतलब बेटा क्या हुआ ऋषि, इस सॉल्यूशन के 1 लीटर के अंदर, मतलब कि 1 लीटर अगर सॉल्यूशन का देखें तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स है NaCl के, NaCl के कितने मोल्स है? 1 मोल ऑफ NaCl इन 1 लीटर वाटर, ठीक है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यही होता है 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब। कंसंट्रेशन को देखें, अब आप देखो बेटा कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्या इफेक्ट होगा ऋषि, कंसंट्रेशन बढ़ाने का बेटा मतलब क्या हुआ, जैसे 1 मोलर से अगर मैं 2 मोलर बना दूं इसको, तो दिशा इसका मतलब क्या होगा बेटा, वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, है ना, अगर मैं 2 मोलर बोलूं तो 2 मोलर का मतलब क्या हो गया कि वॉल्यूम 1 लीटर है लेकिन नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए, है कि नहीं ऋषि, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए। अब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए, मान लो अभी 2 की जगह मैं 10 लेता हूं, ठीक है, सीधे 1 मोलर कंसंट्रेशन से बेटा मैंने बढ़ा दी इसकी कंसंट्रेशन, मान लो 10 मोलर तक ले गए, 10 मोलर कंसंट्रेशन तक ले गए। अब आप बोलोगे कि सर इसके 1 लीटर वॉल्यूम तो उतना ही रहा लेकिन नंबर ऑफ मोल्स जो थे बेटा इस 1 लीटर के अंदर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए, ठीक है, अब 10 मोल्स हो गए, 1 मोल से 10 मोल में कन्वर्ट हो गए। अब आप सुनना मेरी बात ध्यान से, पहले बेटा 1 लीटर वॉल्यूम के अंदर 1 मोल आयन जो है वो आसानी से मूव कर सकते थे, है ना, मतलब 1 मोल के अंदर मान लो कि एक Na पॉजिटिव आयन है और एक Cl नेगेटिव आयन है ना, ये आसानी से फ्रीली मूव कर रहे थे। अब आपने वॉल्यूम नहीं बढ़ाया, वॉल्यूम उतना ही रखा, लेकिन बेटा 1 लीटर वॉल्यूम के अंदर अब आपके 10 गुने आयंस हो गए, 10 टाइम्स आयंस, है ना कि नहीं, 10 टाइम्स बढ़ गए, तो वॉल्यूम उतना ही रहा, तो एक्चुअल में क्या होगा बेटा, इसी उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा कि स्पेस तो कम रह गई। अगर आप ध्यान से देखें NaCl, पहले NaCl आयन क्या थे, आसानी से मूव कर रहे थे, जब आपने कंसंट्रेशन बढ़ाई तो एक्चुअल में क्या हुआ सुजाता, नंबर ऑफ आयंस इन द सेम वॉल्यूम इंक्रीज कर गए। तो ऐसे समझो बेटा पहले एक आयन आसानी से मूव कर रहा था, फिर आपने 10 बढ़ा दिए, फिर आपने और बढ़ाते चले गए 100 तक कर दिए, अब लेकिन आयन तो बढ़ रहे हैं ऋषि, आयंस तो बढ़ रहे हैं बेटा, लेकिन क्या वो आसानी से मूव कर पा रहे हैं एज कंपेयर टू अर्लियर, बोलो, पहले 10 आयन आसानी से चलो मूव कर गए, लेकिन जैसे जैसे आप इनकी संख्या बढ़ाते चले जा रहे हो, वॉल्यूम उतना ही रख रहे हो, स्पेस आप उतनी दे रहे हो, तो क्या होगा, आपस में कोलाइड करने लगेंगे, हो सकता है इंटरआयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बेटा पास होने की वजह से इंटरआयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा इनका, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, अगर आयन एक दूसरे के ज्यादा पास आएंगे कीटायन एनायन तो क्या करेंगे, इंटरआयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो बेसिकली क्या इफेक्ट पड़ रहा है कंडक्टेंस के ऊपर, योगेश क्या इफेक्ट दिख रहा है, कम होनी चाहिए बढ़नी चाहिए कंडक्टेंस, बताओ मानसी क्या इफेक्ट पड़ेगा बेटा, अगर नंबर ऑफ आयंस सेम वॉल्यूम के अंदर अगर बढ़ गए, ठीक है, वॉल्यूम आपने बेटा उतना ही रखा, वॉल्यूम नहीं बढ़ाया, है कि नहीं यश, तो बेटा क्या हुआ कंडक्टेंस बढ़ जाएंगी, कंडक्टेंस बढ़ जाएगी, बढ़नी चाहिए, सर यश का काम नहीं कर रहा सर, ये नहीं सर घट जाएंगी, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, चलो ठीक है, बता दिया, ठीक है। प्रफुल्ल मेरी बात समझ में आई बेटा, आप खुद सोच के बताओ, ऐसे समझो, देखो आप वॉल्यूम पर ध्यान दो ना, आप मेरी बात सुनो, वॉल्यूम पर ध्यान दो, आपने बेटा पहले 1 लीटर वॉल्यूम के अंदर 1 मोल को तोड़ रहे थे आप, तो आसानी से Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आसानी से घूम रहे थे जितना घूम सकते हैं, अब आपने बेटा वहां पर कंसंट्रेशन 10 गुनी करी, तो आयंस भी 10 गुने बढ़ गए, सिंपल, ठीक है तानिया, लेकिन वॉल्यूम बेटा जो था हमारे पास अवेलेबल वॉल्यूम है वो तो अभी उतना ही है ना, 1 लीटर वॉल्यूम ही है ना, वॉल्यूम नहीं बढ़ाया आपने, उसी वॉल्यूम के अंदर अब 100 आयन घूम रहे हैं, अब क्या करेंगे, एक दूसरे से
और कुछ तो बेटा ये भी होगा कि आपस में एक दूसरे से टकरा के, अगर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है तो आपस में टकरा के क्या करेंगे, इंटरआयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनका बढ़ गया, एक दूसरे से चिपकेंगे, अट्रैक्शन बढ़ गया तो आयंस फ्रीली मूव कहाँ कर रहे हैं, मानसी जितना आसानी से बेटा पहले मूव कर रहे थे 1 मोलर कंसंट्रेशन में, अब आपने कंसंट्रेशन बढ़ाने के बाद क्या देखा कि उतना फ्री मूवमेंट नहीं है सॉल्यूशन के अंदर। तो इसका मतलब बेटा क्या पढ़ रहे हैं आप लोग, समझ रहे हैं कि कंसंट्रेशन अगर हम बढ़ाते हैं, किसी इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो एक्चुअल में बेटा हम क्या कर रहे हैं, कंडक्टेंस की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाए, कम हो जाएगी। सबको आगे की बात समझ में, श्रेयांश? बिल्कुल बेटा इसी तरीके के कंसेप्ट दिमाग में रखना है कि कंसंट्रेशन बढ़ाने का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, है कि नहीं? डेफिनेशन पर जाओ तो नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर आपने बढ़ा दिए तो आपने बेटा वॉल्यूम सेम रखा और मोल्स बढ़ाते जा रहे हो। अब मोल्स टूटेंगे भी तो, मोल्स टूटेंगे आयंस में, और आयंस की संख्या बढ़ेगी तो पहले आपको लगता होगा कि आयंस बढ़ गए सर, आयंस बढ़ गए तो इससे कहीं ना कहीं कंडक्टेंस बढ़ेगी, लेकिन आप ये मत भूलो कि वॉल्यूम बेटा हमने उतना ही रखा है। तो वॉल्यूम उतना ही रखने की वजह से ये देखोगे कि आयंस की संख्या तो बढ़ी है लेकिन आयंस आपस में एक दूसरे से ज्यादा कोलाइड करेंगे, एक दूसरे से ज्यादा, जिसकी वजह से ओवरऑल कंडक्टेंस की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, फ्री मूवमेंट पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, सबको क्लियर हुआ ये पॉइंट बहुत अच्छे से? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि क्या इफेक्ट होता है। अभी आगे भी पढ़ने वाले हैं इसको और डिटेल में कंडक्टिविटी में पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये तो बेटा हुआ कंसंट्रेशन का इफेक्ट। अभी इसके साथ एक चीज और आपको समझाता हूँ, एक वर्ड और होता है बेटा, एक तो आपको मैंने बताया कंसंट्रेशन, डाइल्यूशन वर्ड का मतलब समझते हैं? किसको पता है डाइल्यूशन का मतलब? अगर मैं आपसे पूछूं डाइल्यूशन का मतलब क्या है, बोलो प्रफुल्ल, व्हाट डू यू मीन बाय डाइल्यूशन? ये वर्ड कहीं सुना है? डाइल्यूशन सिंपल है, इसका मीनिंग तो बहुत सिंपल है, बस ये पूछ रहा हूं इसका मतलब क्या है, बोलो बेटा। प्रथमेश, डाइल्यूशन किसको बोलते हैं? जैसे मान लो कोई भी अपना सॉल्यूशन है, ये है हमारा 1 मोलर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, इसमें मैं डाइल्यूशन कर रहा हूं, ऋषि तो इसका मतलब क्या है? मानसी बोलो। एसिड डिसॉल्व करेंगे, जैसे डाइल्यूट एसिड रहता है। वो तो ठीक है, लेकिन आप एक चीज बेटा, यही तो छोटी छोटी चीजें हैं, आप इसमें कंफ्यूजन बहुत रहता है आपको। देखो आप सभी बच्चों को बेटा यही कह रहा हूँ, डाइल्यूशन कुछ नहीं होता, डाइल्यूट कर देना। डाइल्यूट कर देना मतलब बेटा सिंपली वाटर को ऐड कर दो। क्या कर दो? किसी सॉल्वेंट को ऐड करो या वाटर को ऐड करो। जैसे मान लो आपने कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड पढ़े थे, क्या डिफरेंस है बेटा उनके अंदर? योगेश, कंसंट्रेटेड का मतलब है बेटा, हाँ 90% कंसंट्रेट है, मतलब कि उसमें 10% वाटर है, 90% एसिड है। yes. और डाइल्यूट का मतलब अपोजिट हो गया, आपने वाटर की कंसंट्रेशन मतलब वाटर बढ़ा दिया उसके अंदर। तो बेसिकली बेटा उसमें अगर वाटर की अमाउंट बढ़ाओगे तो कंसंट्रेशन क्या होगी, जो एसिड की कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही है, वो तो डिक्रीज हुई ना, यस और नो? अगर मैं कहूं 90% डाइल्यूट कर दिया मैंने किसी कंसंट्रेटेड एसिड को, बेटा मैंने 90% डाइल्यूट कर दिया, तो योगेश इसका मतलब क्या है? अगर मैं 100 ml लूंगा सॉल्यूशन तो इसका मतलब 90% डाइल्यूट करने का मतलब क्या है बेटा, जल्दी बताओ। उस 100 ml में से 90 ml क्या है? वाटर। 90 ml वाटर है और 10 ml जो आपका एसिड है। तो जनरली लैब के अंदर बेटा हम यूज करते हैं, कंसंट्रेटेड तो यूज नहीं करते, एक्सपेरिमेंट्स में डाइल्यूट करते हैं। और डाइल्यूट की कंसंट्रेशन कितनी रहती है लगभग? अगर हम उसमें लिखा रहता है, आपने देखा होगा डाइल्यूशन पे बेटा 95%, 90 से शुरू करो, 95, 97, 98 तक, 99 तक डाइल्यूट रहता है वो। 99 का मतलब क्या हो गया कि सिर्फ 1 ml एसिड है और 99 ml बेटा वाटर के हैं। समझे मेरी बात? तो डाइल्यूशन, यस हाँ, सर। तो बेटा डाइल्यूशन का मतलब बहुत सिंपल है, आप ये बात ध्यान रखो, कंसंट्रेशन का अपोजिट है। अगर आप डाइल्यूशन कर रहे हो, अगर बेटा किसी चीज में आप डाइल्यूशन करोगे
तो उस सब्सटेंस की कंसंट्रेशन आप क्या कर रहे हो, यानी कि डिक्रीज कर दे रहे हो। समझ गए मेरी बात? एसिड के एग्जांपल से आपको समझाया कि अगर आपने डाइल्यूशन किया बेटा, पानी ऐड किया, तो एक्चुअल में पानी की संख्या तो बढ़ गई, पानी की कंसंट्रेशन तो बढ़ी है, लेकिन उस एसिड की कंसंट्रेशन बेटा उसमें क्या हुई, जो भी आपने सॉल्यूशन बनाया है उसमें एसिड की कंसंट्रेशन क्या हुई है, डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो देखो डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन में आपस में अपोजिट का फर्क है। देखो अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो मतलब कि डाइल्यूशन क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है। और मैं कहूं अगर डाइल्यूशन मैंने बढ़ा दिया ऋषि, मैंने इस सॉल्यूशन को जिसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर थी, इसको क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। तो बेसिकली मैं बेटा क्या कर रहा हूं, यहां पर वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूं ना, वाटर बढ़ा दिया मैंने। पहले 1 लीटर लिया था, अब दिशा मैंने मान लो वॉल्यूम आपका बढ़ा दिया, 2 लीटर 3 लीटर तक पहुंचा दिया। तो कंसंट्रेशन क्या हो गई, इस इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन क्या हो गई, 2 लीटर के अंदर अब डिक्रीज होगी। हाँ बोलो ऋषि। डिक्रीज होगी सर। डिक्रीज होगी। और ऐसे समझो जैसे मान लो अभी मैंने, आप सुनना मेरी बात ध्यान से, ये सॉल्यूशन बेटा लिया था जिसमें पहले मेरी कंसंट्रेशन है NaCl की 1 मोलर कंसंट्रेशन। अब बेटा इसके अंदर वॉल्यूम मैंने 1 लीटर था, मान लो 1 मोलर कंसंट्रेशन थी। अब मैंने वॉल्यूम 1 लीटर और पानी डाल दिया इसके अंदर, 1 लीटर मैंने पानी और डाल दिया। अब मुझे बताओ कंसंट्रेशन कितनी रह गई, बिल्कुल यहीं पे कंसेप्ट बनते हैं। कंसंट्रेशन कितनी रह गई मानसी, 1 लीटर पानी और डाल दिया आपने, तो बेसिकली बेटा कंसंट्रेशन किसकी पूछ रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन। पहले 1 मोलर थी, है ना, मतलब कि 1 लीटर के अंदर 1 मोल था। अब आपने वॉल्यूम बेटा दुगना कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स तो उतने ही रह गए, नंबर ऑफ मोल्स 1 ही है अभी। तो 2 लीटर वॉल्यूम के अंदर बेटा इसका मतलब 1 मोल है। तो एक्चुअल में ऋषि कितनी कंसंट्रेशन हुई, 1 से घट के 0.5 हो गई। क्या इतना हाफ। मुश्किल है? हाँ हाफ हो गई ना तान्या, ठीक है। यस तो बेटा सर। ये पता है क्या है, देखो एक चीज आप समझो, ये कंसंट्रेशन और ये सब चीजें जो आपको बताता हूँ, ये सब चीजें बेटा बहुत ही खेलने वाली चीज है। मतलब एक्चुअल में क्या होता है, जिसको समझ में आ जाए, ये बेसिक एक चीज समझ में आ गई कि भाई 1 मोलर कंसंट्रेशन है। अब मैंने यहाँ पर वाटर बढ़ाया, तो उससे बेटा क्या हो रहा है, मेरी कंसंट्रेशन की वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर गई। पहले 1 मोलर थी, अब 0.45 मोलर रह गई। और सोचो अगर और कम करता जाऊं दिशा तो क्या होता जाएगा, कम होते 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 आप देखोगे कि कंसंट्रेशन और कम होती चली जाएगी। तो जब डायल्यूशन बढ़ाओगे बेटा, कंसंट्रेशन बढ़ाने से तो कंडक्टेंस डिक्रीज कर रही है, लेकिन डायल्यूशन बढ़ाने से ऋषि क्या होगा, सोच के बताओ। अगर मैंने डायल्यूशन बढ़ा दी, हाँ बढ़ जाएगी, वेरी गुड। अगर आपने डायल्यूशन बढ़ा दी तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है। एक सिंपल कंसेप्ट तो ये भी है ना, एक सिंपल सा कंसेप्ट है, कंसंट्रेशन की जब बढ़ने से कंडक्टेंस कम हो रही है तो डायल्यूशन की से क्या होगा, बढ़ेगी। अब समझो कैसे, ये हुआ कैसे। तो देखो बेटा, पहले मान लो 1 मोलर कंसंट्रेशन आपने रखी है ना, ये है। अब मैंने इसको बेटा वॉल्यूम को बढ़ा दिया, 1 लीटर वॉल्यूम था पहले, अब मैंने 10 लीटर वॉल्यूम कर दिया, 9 लीटर और अब इसका मतलब क्या हुआ, पहले बेटा आयन जो थे वो आसानी से मूव कर दिया बेटा। अगर मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो वॉल्यूम बढ़ाने की वजह से आयंस का मूवमेंट और क्या हो जाएगा, और स्पेस मिल रही है उनको मूव करने के लिए, ज्यादा फ्री स्पेस हो रही है। तो आयन बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल दूर दूर हो जाएंगे, यस और नो। जब आयंस दूर दूर हो जाएंगे, आसानी से मूव करते रहेंगे, एक दूसरे से कोई टकराने का मतलब नहीं है, तो कंडक्टेंस बेटा क्या हो रही है, बढ़ेगी ना। ठीक है नेहा, आया बेटा समझ में। अगर हम डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं तो कंडक्टेंस की वैल्यू बेटा क्या होगी, आयंस का फ्री मूवमेंट क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। यहां पर रिप्लाई तो करो, आया नहीं आया समझ में, यस और नो।
बोलो बेटा, प्राची आया समझ में? तो कंसंट्रेशन से तो कंसंट्रेशन के बढ़ाने से बेटा डिक्रीज करती है, लेकिन डायल्यूशन के बढ़ाने से क्या हो रही है? कंडक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। ठीक है श्रेयांश? ठीक है, बोलो आ गया समझ में? यस सर, आ गया। चलो आ गया, ठीक है। अभी एक बात समझ में नहीं आती, क्लास में क्या हो जाता है, ये कुछ बच्चे रिप्लाई ही नहीं करते हैं। प्रथमेश क्या हुआ बेटा? हाँ, इतनी काउंसलिंग कैसे करेगा कोई टीचर? प्रथमेश क्या हुआ? माइक ऑन करो प्रथमेश, क्लास से बेटा आउट कर रहा हूँ अभी। हाँ, आप रिप्लाई क्यों नहीं करते आप लोग? जब आपको एक बार मैंने नाम ले लिया किसी बच्चे का, किसी स्टूडेंट का, तो आपकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा। बेटा यहाँ पर मेरे सामने टीचर्स के सामने कोई स्टूडेंट नहीं है, ठीक है? तो आप लोग रिप्लाई करोगे, उसी से मेरे को फीडबैक मिलता है। सुन रहे हो मेरी बात? सुनो पहले, ठीक है? अगर आप रिप्लाई करते हो तो इसका मतलब मैं क्या समझूंगा कि बच्चे को समझ में आ गया या नहीं आया। यस और नो? एक ऑनेस्ट फीडबैक मिलेगा। यस और नो? अब बोलो तो। हाँ, तो रिप्लाई करने में क्या जाता है? अगर मान लो माइक ऑन नहीं हो रहा है तो बेटा आपके पास रिप्लाई का ऑप्शन है, यस सर लिख के दे दो कि हाँ इससे टीचर को समझ में आ गया। तुरंत देखता हूं मैं कि हाँ भाई बच्चे को समझ में आ गया, रिप्लाई नहीं कर पाया। ठीक है? और क्वेश्चंस क्यों नहीं करें? न्यूमेरिकल्स क्यों नहीं करें? एग्जाम में न्यूमेरिकल ही आते हैं बेटा। प्रथमेश ये बात समझ लो, एग्जाम में डोंट वरी थ्योरी नहीं आएगी, न्यूमेरिकल्स ही आएंगे। न्यूमेरिकल से सामना होगा। कैसे करोगे बोलो? हो जाएंगे प्रफुल्ल? हो जाएंगे, चलो देखते हैं। बेटा एक चीज मैं बता रहा हूं बार बार, आप लोग रिप्लाई जरूर करो, ठीक है? क्लास के अंदर अगर फिजिकली प्रेजेंट है तो मेंटली भी प्रेजेंट होने हैं। सिर्फ ये नहीं कि क्लास लेनी है, अपना काम कंप्लीट हुआ और चले गए बस, अब हमारी क्लास पूरी हो गई, अब हम थक गए, अब हम नहीं कर पाएंगे। आरेशी बेटा आया समझ में? बोलो। तो रिप्लाई जरूर किया करो तुरंत के तुरंत, ठीक है? चलो, तो यहां तक बेटा हमने पढ़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको बताया कि कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है? कंसंट्रेशन अगर हम बढ़ाते हैं तो कंडक्टेंस डिक्रीज करती है, और अगर डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो बेटा डाइल्यूशन का मतलब है कंसंट्रेशन का अपोजिट, ठीक है? तो 5 फैक्टर्स हो गए, ठीक है दर्शन? 5 फैक्टर्स याद कर लो अच्छे से, वन बाय वन। कौन सीरियल वाइज बोल सकता है? मानसी बेटा एक बार रिपीट करो जल्दी, पांचों फैक्टर जल्दी से, फिर हम अगला टॉपिक बताएंगे। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, साइज ऑफ आयन and their solvation, nature and solvent and its viscosity, और concentration of solution और temperature। वेरी गुड, ठीक है? तो बेटा ये 5 फैक्टर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें नेचर 2 बार आ रहा है, तो बच्चों ये बात ध्यान रखना। एक पॉइंट बेटा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है? और उसका मतलब है वीक इलेक्ट्रोलाइट है या स्ट्रॉन्ग है, बस सिंपल, ठीक है? और दूसरा बेटा फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट का नेचर क्या है, पोलर नेचर का है या नॉन पोलर का है, बस इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है? चलो, तो अगला बेटा टॉपिक है, शुरू करते हैं, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अगला बेटा है कि हम किसी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को कि अगर कंडक्टिविटी हमें निकालनी है बेटा, तो हम उसको एक्सपेरिमेंटली कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैसे निकालेंगे बेटा? एक्सपेरिमेंटली कैसे निकालेंगे? इसके लिए बेटा हमें एक डिवाइस का यूज करना होता है, और उस डिवाइस को क्या बोलते हैं? नोट्स किसने कर लिए? देखो नोट्स में दिया हुआ है, क्या है नाम डिवाइस का? कंडक्टिविटी सेल। गुड बेटा, कंडक्टिविटी सेल है, ठीक है? तो कंडक्टिविटी सेल एक डिवाइस होता है जिसमें हम क्या मेजर करेंगे? किसी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को। अब इंपॉर्टेंट है कि कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मानसी बेटा डायग्राम में देख के बताओ क्या क्या चीजें दिख रही हैं आपको? कंडक्टिविटी सेल के अंदर क्या क्या चीजें हैं? सर कनेक्टिंग वायर है, प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, और प्लेटिनाइज्ड, हाँ बस कनेक्टिंग वायर है और प्लेटिनाइज्ड इलेक्ट्रोड है। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है? ये इस तरह का एक वेसल है, ठीक है? इस वेसल के अंदर बेटा हम क्या करेंगे? किसी इलेक्ट्रोलाइट को जिसकी हमें कंडक्टिविटी निकालनी है, उसको हम इसके अंदर फिल करेंगे बेटा, ठीक है? इस तरह का शेप दे सकते हो। फिर यहाँ पर आपको 2 इलेक्ट्रोड्स दिख रही हैं, ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, और ये 2 इलेक्ट्रोड्स किससे बनी हुई है?
क्या लिखा हुआ है बताओ, मेटल क्या है इनका, ये है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा ये फिर वही चीज आ गई है, फिर प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स का यूज किया है। कोई मुझे बताएगा कि इस प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड को यूज करने का क्या पर्पज होगा? बार बार वही चीज बेटा सामने आ जाती है। हम कहते हैं ना कोई कंसेप्ट अपने को बेटा समझ लेना चाहिए, इसलिए नहीं तो जब तक उसको समझते नहीं है वो बार बार अपने सामने अलग अलग रूप में आता है। तो यहाँ पर बेटा कोई भी मुझे बस ये बता दो सिंपल, बहुत बढ़िया तरीके से वो चल रही है उसकी पढ़ाई, जो ये समझा सके कि बेटा प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड्स क्यों लिए हमने, किसी मेटल की इलेक्ट्रोड्स क्यों नहीं ली ऋषि? बहुत मुश्किल चीज नहीं है, बोलो क्यों लिया आपने प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड्स? हाँ बोलो। Platinum is an inert metal. हाँ गुड बेटा, Platinum electrode is an इनर्ट मतलब सिंपली बेटा अगर हम किसी मेटल की इलेक्ट्रोड लेंगे तानिया तो वो बेटा रिएक्शन कर लेगी, रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा वहां पर, क्योंकि हम अंदर देख रहे हैं कोई इलेक्ट्रोलाइट तो लोगे, कोई सॉल्यूशन लोगे आप, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कोई भी सॉल्यूशन लोगे। और आप ये बात जानते हो कि कभी कोई इलेक्ट्रोलाइट के साथ अगर कोई मेटल रिएक्शन करेगा तो वो रिडॉक्स रिएक्शन कर सकता है। तो इसीलिए बेटा हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड्स का यूज करेंगे, ठीक है जूही? आ गया बेटा समझ में? इसलिए कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है, ठीक है? ये प्लेटिनाइज्ड इलेक्ट्रोड्स हो गई। अच्छा और क्या चीज दिख रही है आपको इसके अंदर? कनेक्टिंग वायर्स बेटा दिखा दी मैंने, ये आपको वायर्स है और ये इलेक्ट्रोड्स ये वाली है, ठीक है? और ये वायर्स है, कनेक्टिंग वायर्स। ये वायर्स बेटा हम कनेक्ट करते हैं किसी बैटरी के साथ, ठीक है? अब देखो कैसे काम करेगा मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले डिवाइस का सेटअप बता रहा था, इसके अंदर बेटा इट कंसिस्ट ऑफ 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। यहाँ पर बेटा 2 इलेक्ट्रोड्स लिए हैं हमने प्लेटिनम मेटल की, और इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर बेटा क्या किया है हमने, प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग करी है। तो प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग आपको बताई थी क्या होता है, जैसे आपने प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड ली उसके ऊपर बेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस पढ़ी है? अरे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं अपना कि वो सोने की चादर चढ़वा दो, है कि नहीं? होते हैं ना कुछ, करते नहीं करते हैं, किसी मेटल की लेयर चढ़ाते हैं। छोटी क्लासेस में भी शायद इलेक्ट्रोप्लेटिंग याद होगा। मिरर में करते ना, किस पे करते हैं? मिरर पे, मतलब मिरर के जो पीछे की जो लेयर रहती है उस पे भी, बिल्कुल मिरर उस पे भी करते हैं। देखो बेटा इसका मेन पर्पज सिर्फ ये होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, जैसे मान लो किसी आयरन के ऑब्जेक्ट पर भी तो हम क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग चढ़ाते हैं, तो वो भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग जैसा ही है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है किसी मेटल के ऊपर किसी दूसरे मेटल की लेयर को चढ़ाना, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इस कोरोजन, ठीक है? कोरोजन को बढ़ाने के लिए, कोरोजन को सॉरी कम करने के लिए, या फिर उसकी कॉस्ट को बढ़ाने, कॉस्ट को कम करने के लिए। जैसे मान लो अगर कोई गोल्ड का वेसल लेंगे तो बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर बेटा हम किसी रिएक्टिव मेटल के ऊपर, किसी और मेटल के ऊपर अगर कॉपर की लेयर को चढ़ा दें, ठीक है, तो क्या होगा, हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी। बोलो, तो बस उसके लिए यूज करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वहीं पे ज्यादा यूज होता है ज्वेलरी वगैरह में, आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो बनती है। सर मिरर में क्यों यूज करते हैं? मिरर में बेटा उसके पीछे जो कोटिंग होती है उसकी बात कर रहे हो आप? हाँ यस सर। उसका भी क्या रीजन होगा मिरर के ऊपर करने का? अब वो तो कोई मेटल ऐसा कुछ है नहीं, वो बेटा पता नहीं इलेक्ट्रोप्लेटिंग से ही है उसके ऊपर लेयर चढ़ाना, क्योंकि वो तो मेटल भी नहीं है, ठीक है? उस केस में तो देखना पड़ेगा कि क्या है वो, किस तरीके की लेयर क्यों चढ़ाते हैं। लेकिन जनरली इलेक्ट्रोप्लेटिंग बेटा उसको बोलेंगे किसी मेटल के ऊपर आप किसी और मेटल की लेयर चढ़ाते हो। उसके 2 मोटिव होते हैं, एक तो कोरोजन कम करना, ठीक है, और एक दूसरा आपको अगर मान लो कॉस्ट कम करनी है, लागत कम करनी है, तो इस तरीके से। तो अगर मान लो आयरन के ऊपर, अगर स्टील के आयरन के ऊपर अगर हम जिंक की कोटिंग करते हैं तो वहां तो हम कोरोजन को कम करने के लिए यूज करते हैं, और अगर ज्वेलरी की बात करें तो उसमें इसलिए करते हैं ताकि अपनी जो कॉस्ट है वो कम हो जाए, ऊपर से जो है गोल्ड की लेयर चढ़ जाएगी, ठीक है? ठीक है, अब मिरर का तो बेटा देखना पड़ेगा, मुझे पता नहीं मिरर के बारे में कि एग्जैक्टली किस तरीके से करेंगे और क्यों करते हैं, ठीक है? चलो यस सर।
चलो अब बेटा एक इसके अंदर सेटअप देख रहे थे, मैं कह रहा था बेटा ये आपकी प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड्स हैं, तो इसके ऊपर प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग होती है, ठीक है। तो उस प्लेटिनम ब्लैक का मतलब क्या है योगेश, याद कर लो बेटा, समझ लो इस बात को कि प्लेटिनम ब्लैक का मतलब कुछ और नहीं, प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड के ऊपर बेटा एक और आपने लेयर चढ़ा दी, उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्लेटिनम की कोटिंग चढ़ा दी, उसी को बोलते हैं प्लेटिनम ब्लैक, ठीक है दिशा। ये देखो ये एक जगह और यूज हुआ था प्लेटिनम ब्लैक, कहां पर तानिया, कहां पर था इसके अलावा, जो अभी हम पढ़ रहे हैं कंडक्टिविटी सेल के अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक जगह और पढ़ा है प्लेटिनम ब्लैक, कहां पर था वो, याद है किसी को, भूल गए, नहीं याद आया? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर था बेटा, नहीं था? मानसी है ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर बेटा जब आपने पढ़ा था कि वो जो इलेक्ट्रोड्स हम ले रहे हैं, जैसे प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड रखते हैं, तो प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड के ऊपर मैंने उसमें लिखवाया था कि प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग वहां पर भी करते हैं, ठीक है। अब बच्चे सोचते हैं सर इसका क्या यूज होगा, है ना, तो इसका कोई ऐसे पर्टिकुलर यूज नहीं है, सिंपली इसलिए चढ़ाते हैं कि आई थिंक और ज्यादा अच्छा तरीके से कंडक्ट करेगा, ठीक है, इसका कोरोजन नहीं होगा, बेसिक पर्पज यही है, ठीक है। चलो तो अब बेटा इसके अंदर आपने क्या किया, ये डिवाइस है कंडक्टिविटी सेल, यहाँ पर आप क्या लोगे बेटा, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट को फिल कर लो, ठीक है, जिस इलेक्ट्रोलाइट का आपको निकालना है उसको हम फिल कर देंगे और इस तरीके से मेजर कर लेंगे। ये जितना आसान लग रहा है बेटा देखने में, उतना आसान है नहीं, ठीक है। किसी बेटा किसी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को निकालना इतना आसान भी नहीं है जितना आप समझ रहे हो, क्यों, अभी बताता हूं कैसे। देखो सबसे पहले बेटा आपको किसी कंडक्टिविटी, ये कंडक्टिविटी सेल है, इस कंडक्टिविटी सेल के अगर आपको बेटा कोई इलेक्ट्रोलाइट इसमें डालोगे, उसकी कंडक्टिविटी को मेजर करोगे, तो उसके लिए बेटा सबसे पहले आपको एक चीज मेजर करनी पड़ती है और इसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट। क्या होता है बेटा, एक नया टर्म है सेल कांस्टेंट, ठीक है। और सेल कांस्टेंट को बेटा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी स्टार, जी स्टार है ये, ठीक है। जी क्या चीज होती थी मानसी, जी क्या था बेटा, कंडक्टेंस था, और जी स्टार क्या होता है, सेल कांस्टेंट। अब ये सेल कांस्टेंट कहां से आ गया योगेश, तो सेल कांस्टेंट बेटा क्या होता है आपको बताता हूं मैं। इस कंडक्टिविटी सेल के अंदर आपको बेटा दिख रहा है इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोड हमने ली है, इसमें बेटा इसकी कितनी लेंथ है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, इसी के रेशियो को बोलते हैं सेल कांस्टेंट, G डैश इक्वल टू L अपॉन A, ठीक है बेटा। डायमेंशंस की रेशियो को क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। आए समझ में, कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड द एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, एरिया ऑफ हिज क्रॉस सेक्शन इज नोन एज सेल कांस्टेंट ऑफ द इलेक्ट्रोड, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा मानसी, सेल कांस्टेंट, जी स्टार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, एक बार निकालते हैं इसकी यूनिट, L अपॉन A। लेंथ की बेटा यूनिट क्या है, अगर स्टैंडर्ड में देखोगे तो मीटर होती है, एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मीटर से मीटर स्क्वायर कटेगा तो क्या आएगा, मीटर इनवर्स, है ना। तो बेटा जनरली इसकी यूनिट मीटर इनवर्स होगी या फिर सेंटीमीटर इनवर्स भी हो सकती है, ठीक है। तो उसकी यूनिट आपको ध्यान रखनी है, अगर ऐसा यूनिट कहें तो मीटर इनवर्स होगी या फिर हम सेंटीमीटर इनवर्स का यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा इसका यूज क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखो किसी सेल की कंडक्टिविटी अगर आपने बेटा किसी इलेक्ट्रोलाइट की निकालनी है, इसको फिल करेंगे इसमें, लेकिन पहले बेटा हम क्या निकालेंगे, सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे L अपॉन A। अब इस L अपॉन A को देखो बेटा किसके बराबर होगी, सेल कांस्टेंट की वैल्यू L अपॉन A है, लेकिन एक बार इसको फॉर्मूले पर जाते हैं तो L अपॉन A की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो बेटा किसके बराबर होगी, रेजिस्टेंस इनटू चापा, इसकी वैल्यू बेटा किसके बराबर होगी, R इनटू K। ये कैसे आया समझाऊंगा आपको, L अपॉन A की वैल्यू बेटा R इनटू K कापा कैसे आई,
इसको इधर समझाता हूँ, इधर इस साइड पर बोर्ड पर। आप याद करो बेटा फॉर्मूला हमारा था, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखते हैं R इज इक्वल टू रो L बाय N, यही था बेटा। अब इसमें क्या करो आप, रेजिस्टेंस को हटाओ, यहां से रेजिस्टेंस को हटाना क्या हो जाएगा बेटा, ऐसे लिख सकता हूं 1/कापा, बोलो लिख सकता हूं, ठीक है। अब देखो बेटा L/A को एक तरफ रहने दो, कापा को उधर ले जाओ, तो क्या बन गया, कापा इंटू R इज इक्वल टू L/A, और यही आपका क्या है, बोलो, यही तो आपका सेल है कांस्टेंट। तो यही सेल कांस्टेंट कहलाता है। किसी इलेक्ट्रोड का सेल कांस्टेंट बेटा हम कैसे निकाल सकते हैं, डायमेंशन तो ये दिखती है L/A की रेशियो, और मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला है कापा इंटू R, ठीक है बेटा, ये लिखा है मैंने। यस सर। आगे सबको समझ में, चलो तो यहां तक सबको समझ में आ गया। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, इसमें इतना दिक्कत वाली बात क्या है। तो बेटा देखो यश, आपको लग रहा होगा कि सर अगर सेल कांस्टेंट निकालना है तो सर ये रहे इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, इन इलेक्ट्रोड की लेंथ को मेजर करो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मेजर करो और सेल कांस्टेंट निकाल दो, है ना ऋषि, हो गया काम। सभी यही सोच रहे होंगे सर L/A का मतलब क्या है, सिंपल, लेंथ को मेजर करेंगे इलेक्ट्रोड की और एरिया को मेजर करेंगे, लेंथ अपॉन एरिया की रेशियो निकाल दी, आ गया अपना सेल कांस्टेंट। लेकिन मानसी ऐसे नहीं निकालते इसको, ऐसे नहीं निकालेंगे बेटा। हाँ, उसका रीजन बताता हूं क्यों ऐसा बेटा इसलिए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि इससे जो हम मेजर करेंगे, अगर हम डायरेक्टली मेजर करते हैं बेटा L/A की वैल्यू को, तो ये एक्यूरेट नहीं आती है, इसकी वैल्यू आपकी एक्यूरेट नहीं आएगी। तो एक्चुअल में फिर कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूं। इसके लिए बेटा हमें यूज करना पड़ेगा जो नीचे आपको फॉर्मूला दिख रहा है, ये वाला, ये यहाँ जो लिखा है मैंने, सेल कांस्टेंट बेटा हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमें रेजिस्टेंस पता हो और कंडक्टिविटी कापा की वैल्यू पता हो, तो हम क्या निकाल सकते हैं, सेल कांस्टेंट को निकाल सकते हैं एक्सपेरिमेंटली। तो पहले बेटा हम क्या करेंगे, देखो मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो ये कोई कंडक्टिविटी सेल है हमारा डिवाइस, इसके अंदर बेटा हम क्या करेंगे, हम किसी इलेक्ट्रोलाइट को भरेंगे, किसी ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को फिल करेंगे बेटा जिसकी कंडक्टिविटी की वैल्यू अपने को पता है पहले से, ठीक है, समझे मानसी मेरी बात। यस यस और अब उसकी कापा की वैल्यू आपको पता है, रेजिस्टेंस आप मेजर कर लोगे, बताऊंगा व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करेंगे इसमें, वो कल की क्लास में बताएंगे। अभी बस इतना ध्यान रखो, अगर आपके पास बेटा जी की वैल्यू निकालनी है, जी स्टार की, अगर आपके पास रेजिस्टेंस पता है आपको और कापा अगर आपको पता है, तो क्या निकाल सकते हैं बेटा, सेल कांस्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। बस ये बताओ, इतना आपको आया समझ में, यहां तक याद रखो। यस सर। कल हम करेंगे इसको कि कैसे इसको निकालते हैं एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, किस तरीके से मेजर करते हैं कापा की वैल्यू, ठीक है बेटा। तो आज बेटा जिन बच्चों ने न्यूमेरिकल्स नहीं करे हैं, कल तक सबके सबमिट हो जाने चाहिए मेरे पास, ठीक है, देख लो, फिर नहीं तो ग्रुप में नाम डालूंगा सबके, ओके। तो कल तक बेटा कंप्लीट कर लो सभी बच्चे, और जो डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। वैसे मैंने सॉल्यूशन भी डाल दिए आपके लिए इसीलिए। चलो ओके बेटा, ठीक है, बाय, टेक केयर। गुड डे सर।